छत्तीसगढ़ की क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आज जिस मसला पर हम बात करने वाले हैं वो देश का एक बहुत बड़ा मसला है। इस देश के अंदर में इतिहास इस बात का गवाह है, हिस्ट्री सेंस वेरी इवेंट दैट इज नेवर हैपेंड। कहा जाता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इस देश के अंदर में अंग्रेजों का राज था, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस देश के अंदर में हमारे सम्राट अशोक के द्वारा एक छत्र राज का निर्माण किया गया था, और उस छत्र राज के निर्माण में इस देश के मूल निवासी, इस देश के हम असली हीरा, सारे लोग खून पसीना के साथ इस देश को सींचते थे, और यह देश भारत देश विश्व का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देश के रूप में जाने जाते थे। कुछ ताकत ऐसे आए, उसको विनाश कर दिया गया, वृहदत्त की हत्या कर दिया गया, और उसके बाद कुछ क्रांतिकारी तत्वों को बिगाड़ करके इस देश में पाखंडवाद का जन्म हो गया। और इन्हीं पाखंडवाद का जब जन्म हुआ, ब्राह्मणवाद इस देश के अंदर में आया, उसके बाद फिर हमारे देश का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बिगड़ते बिगड़ते चला गया। एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर में जाति व्यवस्था कहीं से उत्पन्न होता है। इस देश के अंदर में लोगों ने 4 वर्गों का निर्माण तो कर लिए थे। वो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ये कर्मों के आधार पर, ये सब जानते हैं, मैं ज्यादा इसमें समय जाया नहीं करूंगा। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था तक 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की काले ऋग्वैदिक कालीन कहा जाता है। इस काल में ये जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर होते थे। जैसे हम 4 भाई हैं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो मैं ब्राह्मण होता, एक भाई मेरा सैनिक में है तो वो क्षत्रिय होता, एक भाई मेरा दुकानदारी करता है तो वो वैश्य होता, और एक भाई मेरा कृषि करता है तो वो भाई शूद्र होता। ये व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उत्तरकालीन व्यवस्था में, उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था जब आया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसमें इस देश के जो सुप्रीम व्यवस्था में बैठे हुए थे ब्राह्मणवादी तत्व, उन तत्वों ने अपने बच्चों को तरजीह देने के लिए उसके नालायक और मूर्खों बच्चों को ससम्मान समाज में स्थापित करने के लिए कर्म को हटा करके जन्म को स्थापित कर दिया। जो जिस परिवार में जन्म होगा उसी परिवार में उसका वर्ण की गिनती होगी, और वहीं से व्यवस्था बिगड़ी साथियों। और उस व्यवस्था को खींचते खींचते हम लोग ले आए। मुसलमानों ने इस देश में बहुत दिनों तक राज किया, अंग्रेजों ने 263 सालों तक इस देश में राज किया, और अंग्रेजों ने ऐसा काम कर गया, इस देश में पहली बार उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, और जातिगत जनगणना कराने के बाद में उन्होंने इस देश के समुचित लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदेश के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मेहनत के अनुसार उन्होंने काम करने के लिए इस देश के समस्त जातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। 76 साल होने के बाद भी इस देश के सरकारों में इतनी ताकत नहीं कि वे इस देश के ओबीसी भाइयों को, बैकवर्ड भाइयों को गिन सके, और जितनी ज्यादा उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा उसको ताकत, शासन, प्रशासन, नौकरी में दे सके। ये किसी सरकार में इतना दम नहीं। सारे प्रकार के सरकार आए और गए, लेकिन किसी ने जनगणना नहीं करवाई। और जब जनगणना करवाई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक जनगणना हुई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, उस जनगणना में आज भी उसका परिणाम, आज भी ओबीसी की डाटा हमारे मंत्रालय में, भारत देश के मंत्रालय में धूल खाते पड़ी हुई, आज तक घोषणा नहीं कर पाए। जनगणना तो हुई, लेकिन जनगणना का जब डाटा ही नहीं आया, तो फिर इस देश के अंदर के ओबीसी भाइयों को सोचना चाहिए, मेरे साथियों को सोचना चाहिए। तेली, कुर्मी, नाव, धोबी, राउत, कचाल, कलार, देवांगन, कोष्टा, इन सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को आज एक स्वर में सोचना चाहिए कि आज उसकी 52% से ज्यादा इस देश के अंदर में उसकी भागीदारी है। आज वो सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं, विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, आप जरा बताइए, मुझे कहीं नजर नहीं आता। और मेरे साथियों, मेरे क्रांतिकारी ओबीसी भाइयों, आपसे मेरा रिश्ता है, आपसे मेरा पूरा विवेक चलता है। मैं आपको ऊपर लाना चाह रहे हैं। एसटी एससी के लोग आपको साथ में मिलकर गले लगा के इस देश
और इस देश के अंदर में आपको जितनी आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर हम आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं साथी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पानी से नहाएंगे तो सिर्फ लिबास बदलेंगे, पानी से नहाएंगे तो लिबास बदलेंगे, और पसीना से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। तो आपको इतिहास बदलने की जरूरत है। तमन्ना न कर चांद सितारों को मेरे साथियों, तमन्ना न कर चांद सितारों की, और मेहनत से एक दिन मिलेगी मंजिल बहारों की, मंजिल बहारों की। दोस्तों मेरे ओबीसी साथियों, इस जनगणना के लिए आप लड़िए, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ हैं। जनगणना हो गया है, जनगणना की परिणाम को सामने लाइए, और जब ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने साथियों को उस जगह में भेजिए, संसद की द्वारी में भेजिए, मंदिर में आप घंटा लगाने के लिए भेजते हैं, बोलबम चलाने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुजराता करते हैं, लेकिन ये गुजराता करने से, घंटा लगाने से आपकी जातिगत जनगणना वहां पर फ्लश नहीं होगी। धूल लगी फाइल को निकालने के लिए आपके अंदर से मेरे साथियों, यहां से आपका प्रतिनिधि उस जगह में भेजना है, और संसद में जाकर वो धूल लगी जो फाइल है उस फाइल को खोलेगा, तब आपका अधिकार दिखेगा। और जब आपका अधिकार दिखेगा तो इस देश की समस्त चीजें बदल जाएंगी, और हम सब लोगों की चेहरा में चमक आएगी। और वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम लोग सपूत हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ऐ मेरे नौजवान साथियों, आप मेरे इस मसीह को, आप मेरे इस क्रांति को आगे बढ़ाइए, और जब आगे नहीं बढ़ा सकते तो आगे बढ़ाने वाले को साथ तो दे दो, और जब साथ भी नहीं देते हो तो उनके साथ खड़े तो हो जाओ, लेकिन उसको कभी मिशन को पीछे धकेलना मत। तो ओबीसी के मेरे साथियों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, आपसे इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, मेरा अपील है, आह्वान है बाम साहब की समस्त मंच से मैं अपील करता हूं कि आप जातिगत जनगणना को सामने लाइए, और आपकी अधिकार सुनिश्चित हो जाएगी। जिसकी जितनी ताकत है उसको उस ताकत के आधार पर आपको शासन और प्रशासन में भागीदारी अवश्य मिले। आप जब तक सोए रहेंगे तब तक आपको अधिकार मिलने वाला नहीं। दोस्तों चूंकि टाइम लिमिट है, बोलने का तो बहुत कुछ बातें हैं। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरती से आया हूं। गुरु घासीदास वहां के हमारे संत हैं, उन्होंने एक ही रास्ता, एक ही विचार दिए थे कि मनखे मनखे एक समान। तो आज हम इस मनखे मनखे एक समान की समरसता पर चलते हुए आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हम संघर्षों के आदी, हम संघर्षों के आदी हैं, और हम डॉक्टर अंबेडकर वादी हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर वादी हैं। बोलिए प्रेम से बोल जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। साथियों आप सब लोगों को पुनः क्रांतिकारी जय भीम। फिर मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ आऊंगा। हम सबको जय भीम, जय संविधान। जैसा कि अभी मुझे सर जी ने आदेश किया है तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मांगीराम सिंह और मैं दिल्ली प्रदेश से एक छोटी सी कॉलोनी, हरसियार कॉलोनी है, वहाँ पे रहने वाला हूँ। तो और एक हॉस्पिटल में छोटी सी जॉब करता हूँ। तो यही मेरा परिचय है। इसके साथ साथ साथियों, मंच पे विराजमान माननीय अध्यक्ष जी और अन्य सभी पदाधिकारी और सभा में, आज की सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति और सभी मेरे प्रिय साथी और वामसिप के सभी सिपाही एवं पदाधिकारी, आप सबका आज के इस मंच को देख करके बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छी बातें बताई हैं, तो उसी आकलन को देखते हुए और उन्हीं के वक्तव्य को आकलन करते हुए बाम से पिछले 38-40 वर्ष से जो तत्पर काम कर रहा है, बाम से संगठन एक ऐसा संगठन है कि जो संगठन ही नहीं, एक विद्यालय और यूनिवर्सिटी भी है, जिसके अंदर आप हम सब लोग पढ़ करके इस मंजिल तक पहुंचे हैं। और इस मंजिल पे जो है आप सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। कई साथी मेरे ये कहते हैं कि
हम समाज के बीच में जाते थे, कहते हैं बामसेब की कोई आउटपुट नहीं है। तो बामसेब की आउटपुट जो लोग कहते हैं वो गलत बोलते हैं। बामसेब की आउटपुट बहुत कुछ है। बामसेब ने पूरे देश के अंदर आपके नाम को इतना रोशन और इतना रोचक कर दिया है कि दुश्मनों की जो ताकत है वो हिल जाती है, वो कांपती है। जो दुश्मन हमारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें 85-15 का फॉर्मूला दिया हुआ है, उस 85-15 के फॉर्मूले में उन दुश्मनों की रूह कांपती है कि भाई ये बामसेब तो एक ऐसा सक्रिय संगठन है कि जो बिना लाठी डंडे, बिना बंदूक तलवार के और इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी बड़ी सोच पैदा कर रहा है। इन्होंने तो भारत देश की जनता को इतना जागरूक कर दिया है। साथियों, बामसेब से पहले कोई संगठन नाम की चीज नहीं थी और बामसेब संगठन के माध्यम से हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे सीनियर दिग्गजों ने बामसेब के माध्यम से संगठन बनाने सीख लिए, पार्टियां बनाने सीख ली, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि कई पार्टियां देश के अंदर पैरेलल काम कर रही हैं, लेकिन उनका अस्तित्व जो बामसेब के द्वारा निर्मित पार्टी है उसके मुकाबले कुछ नहीं है, जीरो है। हालांकि वो कितने भी पैर पीट रहे हैं, लेकिन जो बामसेब द्वारा निर्मित पार्टी है वो आप सब समझ रहे होंगे। बसपा हमारी एक ऐसी पार्टी है जो बामसेब ने निर्मित की थी, जिसको बामसेब ने प्रोडक्ट किया था। तो उसके माध्यम से ये आप और सब हम सब जो है यूपी में आपकी एक पहचान, आपकी एक कारगर सोच तैयार हो गई है। आपके लिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, बसपा को सुदृढ़ बनाने वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज हम इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ और भी कई सारे काम संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष जी ने हमें सुझाव दिया है कि भाई बेटी के माध्यम से जो बामसेब एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से हम एक स्कूल का निर्माण सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तो इस तरह की हमारी और भी कई योजनाएं हैं जिनको हम जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे परिणाम हमारे साथ आते जाएंगे, जैसे जैसे समाज और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम उसी तरह से लोगों के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और अलग अलग अपनी योजनाओं को हम निर्धारित करेंगे और आप सबके बीच में लाएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जनता के बीच में लागू करेंगे। तो साथियों, ये आप सब लोगों की मेहनत का ही फल है, आप सब लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। आप यदि अपना समय, विचार, पैसा देकर इसी तरह लगे रहे तो आपको एक न एक निश्चित सफलता हासिल होगी। जो बाबा साहेब का सपना है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सपना है, वो अवश्य आप सब लोग पूरा करने में सफल होंगे। ये ऐसी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो आप सब लोग पूर्ण रूप से यहाँ से यह अपने मन के अंदर आग्रह करके जाएं, अपने मन के अंदर ये विचार लेकर जाएं कि भाई हमें वास्तव में ही समाज और देश के लिए कुछ काम करना है, कुछ काम कार्यशैली मजबूत करनी है, कुछ लोगों को दिखाना है। इस देशवासियों को जो केवल 15% लोग आपके ऊपर कब्जा किए हुए हैं, 15% लोग आपकी आजादी छीने हुए हैं, आपको मजदूर बना दिया, आपको पढ़ने लिखने से लाचार कर दिया, उन लोगों को आपको यह दिखा देना है कि भाई हम 85% लोग एक ना एक दिन एक होकर हम आपका पूर्ण रूप से मुकाबला करेंगे, आपको नष्ट नाबूद करेंगे। ये ऐसी मेरी आशा और ऐसा विश्वास है। साथियों, ये आप सबके प्रयास से ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बेशक हमारी जनसंख्या कम हो, लेकिन हमें कार्यकर्ता चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो मैं आपसे पूर्ण आशा करता हूं कि आप यहाँ से एक सॉलिड निश्चित कार्यकर्ता बन के जाएंगे जो देश के अंदर तहलका मचाने का काम करेंगे। मेरी ऐसी पूर्ण आशा है। इसी के साथ सभी को जय भीम, के साथ सभी को जय भीम। कस्बे के पास मेरा गांव है बड़ौदा, और जो पिछले पंचायती चुनाव हुए थे उसमें मेरी वाइफ अपने ग्राम की ग्राम प्रधान बाई इलेक्शन चुनी गई हैं। ये मेरा परिचय है। शिक्षा के जनक बाबा ज्योतिर्मय फुले साहब, महामानव
सिंबल ऑफ नॉलेज, परमादरणीय भारत रत्न श्री बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए माननीय बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर सुलेचंद जी को नमन करते हुए और मंचासीन सभी योद्धाओं जो बाबा साहब के मिशन के योद्धाओं और सामने बैठे सभी योद्धाओं को नमन करते हुए, साथियों जैसे कि आज का प्रोग्राम है चिंतन सेवक, मुझे वाकई ये लगता है कि वाकई ये चिंता का विषय है। चिंतन सेवक का मतलब हमें चिंता इस बात की है कि सारे चीज़ें हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे संगठनों के द्वारा या हमारे योद्धा के द्वारा या हमारे शिक्षाविदों के द्वारा हमें बताई जा चुकी हैं, कही जा चुकी हैं, लेकिन चिंता का विषय इसे है कि उसकी अगर हम कहीं कमी देखते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, कहीं ना कहीं वो हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे अंदर कमी है। क्योंकि जब बात गैदरिंग की होती है हम तैयारी 1000 की करते हैं, लेकिन हम केवल सैकड़ों में इकट्ठे हो पाते हैं, ये निश्चित रूप से हमें चिंता का विषय है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग यहाँ सीख कर जाते हैं, बिल्कुल हमारा एक आदमी, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख के बराबर, तो एक आदमी हमारा 1.25 लाख के बराबर है और होना चाहिए। और हमें अपने समाज में अपने दाएं बाएं से ऐसे योद्धा तैयार करने चाहिए तो जो वाकई 1.25 लाख के बराबर हों। साथियों चिंता का विषय यह है कि हमारे पास गिने चुने संगठन हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमें संघर्ष किससे है, हमारी लड़ाई किससे है। एक तरफ दुश्मन शातिर भी है और बलवान भी है, साधन संपन्न भी है, लेकिन हमारे पास साधन भी सीमित हैं, हमारे पास शिक्षा भी सीमित है। तो हमको ये एक संगठन जो हमारे हैं, संगठन बार बार मैं जब देखता हूँ, मैं अपने जितना मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, हमने जोड़ता हुआ नहीं देखा, उस संगठनों को टूटते हुए देखा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। साथियों मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि जो हमारे संगठन हैं बिल्कुल मजबूती के साथ एक मंच पर, भले ही विचार सबके अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, पूरे विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, इस पर हमारा एक ध्वज, एक झंडा और एक मिशन होना चाहिए, तभी हम शातिर दुश्मन से लड़ाई कर पाएंगे। बाकी हम इसी तरह का टूटते रहे, बिखरते रहे तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि हम सामने दुश्मन का सामना कैसे कर पाएंगे। लेकिन चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन के आज्ञाकारी योद्धा हैं। इसलिए हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। सबसे आह्वान करते हैं बाबा साहब के मिशन अधूरा हम सब काम से करके मिलेगी करेंगे पूरा। जय हिंद, जय भीम। सबसे पहला तो हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान में जो अधिकार दिए हैं वो हमारे समाज में कुछ लोगों को मालूम है, कुछ हमारे समाज अभी इससे अज्ञान है कि उन्हें पता ही नहीं कि संविधान जैसी कोई चीज़ है और हमें कोई अधिकार भी प्राप्त है। ये बहुत ही दुखी होने की बात है कि हमारे समाज में लोगों को ये नहीं मालूम है कि संविधान में दिए गए हमारे कुछ अधिकार भी हैं, जिसके तहत हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला था और हमें आगे क्या करना है। सिर्फ हम ये कहते हैं बाबा साहब ने ये किया था, बाबा साहब ने वो किया था। बाबा साहब ने तो अपने 4 बच्चे हमें बलिदान कर दिए थे अपने समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर। और आज बहुजन समाज जो है पूरा का पूरा ये कहता है हम बहुजन समाज थोड़ी ना है, हम तो हमारी तो जात पासी है, कोरी है, दलित है तो सिर्फ जाटव है, दलित फील करता है तो सिर्फ जाटव करता है। लेकिन SC ST OBC सभी मिला के बहुजन भाई, हमारे बहनें, हमारा समाज ये नहीं जानते कि हम सभी बहुजन हैं। हमारे साथ कितना मतभेद आज भी होता है कि 70 सालों से आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया है। हम शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन पढ़ लिख के नौकरियां पाई हैं, बड़े बड़े कार और घर, मकान, सोफे सब लिए हैं, यूज करते हैं, लेकिन क्यों, कहाँ से आया? अभी शायद हमारे बहुजन समाज की बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं, क्योंकि हम जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं तो महिलाओं की संख्या ही इतनी कम होती है। महिलाओं का शायद घर का ही ठेका दे रखा है कि अरे वो तो घर का जरूरी काम है महिलाओं का,
लेकिन उन्हें जब तक संविधान के अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगी। जब महिला समझ जाएगी अधिकारों को तभी अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगी। अभी किसी भाई ने भी यही बोला था कि जब महिला जागरूक हो जाएगी तो हमारा समाज ज़्यादा जागरूक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने जो घर में पाल रही 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को उनको वही सिखाएगी जो उसने सीखा होता है, वही ज्ञान देगी। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हमें हमारे इतिहास के बारे में भी बताएगी, जो कि अभी 70 सालों से जो महिलाएं आई हैं उन्हें सिर्फ घरों में रहना सिखाया गया है, बड़े बड़े कार बंगले सब दे दिए गए, लेकिन शायद महिलाएं मनुस्मृति के बारे में नहीं जान पाई कि मनुस्मृति जैसी एक किताब लिखी गई थी मनुवादियों के द्वारा जिसमें हमारे लिए जीने का अधिकार तक नहीं दिया गया था। तो हम भाइयों से भी यही कहना चाहेंगे कि बहनों को अधिक से अधिक शिक्षित करें घरों में, और जो हम घर बनाते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं उसमें हम देखें, मैं अपनी दिल की बात बताती हूँ कि जितना बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन उसके तहत पाखंड से दूर रहना भी सिखाया था कि पाखंड अंधविश्वास जब तक दूर नहीं होगा हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और मनुवाद ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, एक तो मनुस्मृति के द्वारा, दूसरे ये मंदिरों का संचालन करके देश में बुरी तरह पाखंड और अंधविश्वास को फैलाया हुआ है, जिसमें हमारे ही समाज के, हमारे बहुजन समाज की महिलाएं, बच्चे उसी में रंगे रहते हैं, जिसके द्वारा वो पीछे ही रहते हैं, आगे बढ़ने का सपना नहीं देख पाते हैं। उसका छोटा सा उदाहरण मैं घरों में देखती हूँ, बड़े बड़े घरों के सामने आपने सीमेंट, बालू, पैसा बहुत इसलिए लगाया होता कि बहुत बढ़िया मजबूत घर बनाया, उसके बाद भी आप गेट पे नींबू मिर्चा लटका देते हो कि इसमें नजर न लग जाए, टूट जाएगा। कौन सी धारणा होती है जो नींबू मिर्चा लटका देते हैं, जो उसमें एक और टांग देते हैं नजरोटा की नजर लग जाएगी। ये सब भावनाएं कहने को छोटी होंगी, लेकिन आप इसको जब तक दूर नहीं करेंगे तो पाखंड और अंधविश्वास दूर नहीं होगा। घरों की महिलाएं जब तक नहीं इसको बच्चे जानेंगे, वो बच्चे फिर घर आपके घर बनाएंगे, फिर नजरोटा टांगेंगे, क्योंकि वो यही सीख रहे हैं। और बात यह है कि जातिवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही इस तरीके से, क्योंकि हम पाखंड में फंसे हुए होते हैं। और जातिवाद का जो खत्म होने का ढकोसला है, कुछ हमारे बड़े बड़े घरों के, हमारे बहुजन समाज की महिलाएं क्या कहती हैं, अरे हमारे बगल में तो वो ब्राह्मण रहते हैं, हमसे कोई भी वो नहीं मानते, अछूत नहीं मानते हमको। अरे बहनों से कहो कि वो तुम्हें अछूत क्यों मानेंगे, उनसे अच्छा खाना हमारे घर में बनता है तो वो खाने को तैयार रहती हैं, तो तुमसे अछूत नहीं मानती हो। विचारों का मतभेद हमारे लिए जब और चीज़ों का होगा तो हमें अछूत मानती है कि आप तो SC ST हो, क्या वो ब्याह कर लेंगी आपके घरों में? आज तक हमारे बहुजन समाज में ये नहीं आया है कि हम इंटरकास्ट मैरिज करने से भी हम दूर रहते हैं, हम अंतर जातीय विवाह से क्यों दूर रहते हैं? कोई ना कोई तो विषय रहा होगा है, तो इसलिए हम बहुजन समाज एक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं यादव हैं, कहीं कोरी हैं, कहीं पासी, ये सब करके ये सब चीज़ें हैं ना, तो पाखंड नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग इतने संगठनों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सफल हो पा रहे हैं। अगर शायद हमें जड़ से खत्म करने की बाबा साहब की तरफ जब जाते हैं कि बाबा साहब का क्या विचार था कि कैसा हमारे समाज का निर्माण होना चाहिए, उसको करने में हमारे समाज को सहयोग करना चाहिए। और आज भी नहीं करेंगे तो राजनीति आज हमें कहाँ ले जा रही है। शायद जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को खोया था, उनकी तकलीफ को हम महसूस करते हैं, और आज हम राजनीति जिधर जा रही है मनुवाद की व्यवस्था, कि हम सोच के कांप रहे हैं कि अगर इस बार मनुवादी सरकार आई तो हमारे समाज का क्या होगा, इसलिए हम अधिक से अधिक मेहनत करते हैं कि हमारा समाज कहीं आने वाली हमारी पीढ़ियां डूब जाएंगे। इसलिए आज हमें अधिक से अधिक मेहनत करनी है कि हमारे लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएं, और हम अधिक से अधिक बाबा साहब के सपने को साकार तभी कर पाएंगे जब हम पाखंड से दूर रहेंगे, अधिक शिक्षित रहेंगे, अधिक हम ज़्यादा जागरूकता लाएंगे, अधिक हम। और उसके बाद आप लोग महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करिए। जो महिला जागरूक हो गई तो एक परिवार, 4 महिला जागरूक हो गए तो 40 लोग जागरूक हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये कहना है कि कि इस तरीके से हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाकर और बाबा साहब के सपनों को
साकार करेंगे। आखिर हम क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं, अपने घरों से निकलते हैं, इस बात में लगे रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना होता, मैं सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ, शायद सभी लोगों को इसी तरह विचार आते होंगे। तो बाबा साहब का कहना था कि अब शिक्षित बनने के बाद आपको आगे क्या करना है? पाखंड को खत्म करके शिक्षा को आगे बढ़ाकर आपको राजनीति में प्रवेश करना है। जब तक आप लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए कम से कम। और हमारे बच्चों को आज तक वोट देने का मतलब क्या होगा ये भी नहीं मालूम होता। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के बच्चों को, महिलाओं को वोट का मतलब क्या होता, हम तो नहीं देंगे वोट, हमारा वोट नहीं बना। और आज देखिए हमारे कितने वोट काटे जाते हैं, कैसे कट जाते हैं कि हमारे लोग अधिक से अधिक वोट ना दे पाए और हमारी सरकारें ना बन पाए। यहाँ शायद बताया कि राजनीति की बातें ना की जाए, लेकिन राजनीति के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा शायद। और हमारे लोगों के यहाँ क्या, हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं परिवारों में हम खुद देखते हैं कि हम अपने को, जैसे हम जाटो समाज से हैं, चमार जाति से, हम इतना संकोच महसूस करते हैं कि जब हम अपने शहर से दूसरे शहर में रहने जाते हैं तो ये बताने का संकोच करते हैं कि हमें छुपा के रहना, भाई हम पंडित हैं, हम तो गुप्ता जी हैं, हम तो मतलब शूद्र नहीं है, ये कोशिश करते हैं। तो 10 साल गंवा देते हैं ऐसे ये छुपा के रहने में। तो आपने तो वहीं सब कुछ खो दिया। कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने लोग छुपा के। तो इस तरीके से जो मनोबल कमजोर होता है, उस मनोबल को ऊंचा करने की ज़रूरत है। कब से, जब से हम बच्चे को पालते हैं, वहाँ से आप अपने बच्चे का मनोबल पूरा कीजिए, उनका बढ़ाइए कि वो अपना मनोबल ऐसा बढ़ा के रखेंगे तो समाज में ठाठ से जी पाएंगे कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम शान से रहेंगे। आज नौकरियों में जाते हैं, फ़ायदा लेते हैं, लेकिन वहाँ झूठ बोल के वहाँ पाखंड को जीते हैं और वो बताते ही नहीं है कि हम इस कास्ट से हैं या बाबा साहब हमारे सब कुछ थे। नहीं, वो तो पाखंड में पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इस तरीके की हम बस और क्या बात करेंगे कि यही है, यही समाप्त करना चाहेंगे कि हमारे समाज को इन सब चीज़ों को लेके जागरूक होने की ज़रूरत है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अभी जो संविधान के आधार पर या आज का विषय है कि जातिगत जनगणना के विषय में बताने की बात होगी, तो हमारी बहन ने एक बैठी हुई है सहारनपुर से आके बहुत बढ़िया उदाहरण दे के बता दिया उसके बारे में। उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि जैसे क्यों ज़रूरत है, जैसे कि हम घर में 4 लोग होते हैं तो हमें 4 लोग की रोटी बनानी है, तो हमें गिनना ज़रूरी होता है कि इतने लोगों का खाना बनाना है। तो फिर सरकार क्यों नहीं गिनती है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करके हमें बताती है कि कितना हमें व्यवस्था बना के देगी? इसीलिए ना बताती है कि हमें व्यवस्था ना बनानी पड़े, हमें जातिगत जनगणना की व्यवस्था बनानी पड़ जाएगी, इसलिए जनगणना में हिचकती है, आज तक नहीं उसका किया गया शायद इसीलिए। तो इस तरीके से है कि बाबा साहब ने संविधान देके ही हमें सब कुछ दे दिया है। और अगर संविधान नहीं होता, उससे पहले का इतिहास जिसने भी पढ़ लिया, जिसने भी समझ लिया, वो अब उसके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, खुद ही समझ जाते हैं। हमें महापुरुषों की किताबें, महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक अपने बच्चों को बताएं कि महापुरुषों की किताबें पढ़ें, उनकी जीवनी जिए। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, जो भी हुए हमारे महापुरुष, उन्होंने कितने त्याग किए हैं। हम कर ही क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ ऐशो आराम में रह रहे हैं, बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में और बड़े बड़े मतलब बस इसी में हम बड़े बड़े में ही जी रहे हैं। हमें थोड़ा नीचे स्तर से आज अभी से अगर सोचना शुरू कर देंगे तो शायद हमारे समाज का कुछ भला होना शुरू हो जाएगा। बाम से एक ऐसी संस्था है जो जातिवाद के उद्धार के लिए कार्य करती है। बाबा साहब ने हमें ये सब जातिवाद के अनुसार समझाया। बाबा साहब ना होते तो हम ना होते। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आज की महिलाएं जागरूक नहीं है। मैं सरबतपुर गांव से हूँ, मैं सिर्फ अकेली बाम से जुड़ी हूँ। मैं अपने साथ की सारी महिलाओं को समझाती हूँ, लेकिन वो मुझे बोलती है तो किस काम के लिए फिरती है? मैंने कहा मैं उस काम के लिए फिरती जो बाबा साहब ने मुझे दिया है, जो बाबा साहब ने मुझे सम्मान दिया है, जो बाबा साहब ने मुझे यहाँ
मैं उस काम के लिए फिरती हूँ। मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा बार बार यही प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में वो मेरे साथ जरूर होंगी। मैं रात दिन यही प्रयास कर रही हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं 30 साल से आज तक मैंने किसी को नहीं माना। उगने वाला सूरज शाम को वो भी ढलता है, सुबह को उगने वाला सूरज शाम को वो भी ढलता है। और भारत में मेरे बाबा साहेब का कानून 24 घंटे चलता है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी, ना मौत का गम, जब तक जिएंगे हम जय भीम कहेंगे हम। जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, साथियों जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। तो लाइन और बोलूंगा। परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब दुनिया में महान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहेब दुनिया में महान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये 4 लाइन और मैंने जब मैं सन 1978 में 9 आदिवंश के वीर पुरुष तुम, शक्ति की पहचान करो। भीमराव के 3 मंत्र पर तन मन कुर्बान करो। आदिवंश के वीर पुरुष तुम, शक्ति की पहचान करो। भीमराव के 3 मंत्र पर तन मन कुर्बान करो। प्रथम मंत्र में शिक्षा पाई, अधिकारों को पहचाना। प्रथम मंत्र में शिक्षा पाई, अधिकारों को पहचाना। दूसरे संगठन बने तुम्हारा, मन चाहे सो मनवाना। तीर्थ संघर्ष करो धरा पर, नित नूतन निर्माण करो। भीमराव के 3 मंत्र पर तन मन धन कुर्बान करो। छिन-भिन रहकर इस दुनिया में कब तक मार सहोगे। एक नीति पर चलना सीखो, शक्ति गुंजाधार कहोगे। आने वाली पीढ़ी पर तुम सब मिलकर कुछ ध्यान करो। भीमराव के 3 मंत्र पर तन मन धन कुर्बान करो। आदिवंश के वीर पुरुष तुम, शक्ति की पहचान करो। भीमराव के 3 मंत्र पर तन मन धन कुर्बान करो। आपका एक छोटा सा साथी, और मैं यही सोच रहा था कि आज़ादी की बात 76 वर्षों से हम करते आ रहे हैं, आखिर आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है। फिर इसका निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा से आज़ादी की ओर।
यकीन मानिए साथियों, यदि हम अपने आप को शिक्षित कर ले गए, अपनी पीढ़ियों को शिक्षित करने में कामयाब हो गए, तो वो दिन दूर नहीं जिसमें आज़ादी हमारे खुद कदम चूमेगी। उदाहरण सबसे बड़ा हमारे बाबा साहब हैं, शिक्षित ही तो थे जो आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 4 हाथ पैर वाले 10 हाथ पैर वाले नहीं थे, 2 हाथ 2 पैर अर्थात 4 हाथ पैर वाले थे। तो आज हमें जो बल देना है वास्तव में अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना है, जागरूक करना है, जो शिक्षा उनको शासन और प्रशासन करना सिखाए। उनका सिलेक्शन उनकी शिक्षा के आधार पर स्वयं ही हो जाए, ऐसी शिक्षा पर हमें बल देना है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और चाहे हमारे देश के अन्य महत्वपूर्ण पद हो। उन पदों पे हम शिक्षा के बलबूते ही बैठ सकते हैं। तो जब जागो जब ही सवेरा। आज तक हम सब सुनने और सुनाने आए हैं। बहुत अच्छा वक्ता ने अपना व्याख्यान दे दिया, भाषण दे दिया, और हमने उसको तहे दिल से अनुशासित रहते हुए सुन लिया। हम यहीं तक सीमित रह गए, लेकिन नहीं, अब बारी है करने और कराने की। और साथियों, मैं अपने आप से ही शुरुआत करता हूँ। हम में वो ताकत है कि हम चांद पर तो छोड़ सूरज पर भी जाने का हौसला रखते हैं। अभी मेरा एक साथी बता रहा था कि मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कार्य करता हूँ। ऐसी व्यवस्था जिसमें वो काम कर रहे हैं होगी, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर जब भी तापमान जाता है, बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती, कहती है इससे दूर भागो, मेंटेन करो टेम्परेचर। तो मुझे बहुत महसूस हुआ कि हमारे बंदे ऐसे भी हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। कारण अब करने और कराने की बारी आ गई है हमारी, और मैं अपने ही आप से इसकी शुरुआत करता हूँ। बात ये नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश ग्राम सरबतपुर सहारनपुर का रहने वाला हूँ कि ज़मीन दान दे दी, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊँगा। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। आज से ही शुरुआत कीजिए, संकल्प लीजिए। मैं भी संकल्प लेके जाऊंगा। मैं ही अपने आप से शुरुआत करता हूं। हम सक्षम हैं, जितनी भी हमारी हस्ती है, औकात है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। एक दूसरे को देख के आगे नहीं बढ़ना है। दानदाता बनिए। मैं भी बेटी को अपने इस विद्यालय जो सहारनपुर सरबतपुर में बनेगा, अपनी ओर से 1 लाख रुपए डोनेशन दूंगा। 1 लाख रुपए डोनेशन दूंगा, क्योंकि अब करने की बारी आ गई है, सुनाने की बारी नहीं। मैं स्वयं दूंगा अपना एक चेक माननीय अध्यक्ष सुलेखचंद जी को। ये नहीं कि मैं जमीन देने वालों में कुछ नहीं करूँगा आगे। मैं चाहता हूँ कुछ हो। अब हमें सुनना नहीं है, ना सुनाना है, हमें करना और कराना है। साथियों, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों से मैं बहुत सारी हैं, उनका निराकरण कैसे करना है, इसी का मंचन और इसी के ऊपर रिसर्च करके उसको आधार बना करके हम इस मीटिंग का कंक्लूजन निकालेंगे। और 26 तारीख को जब अपने अपने एरिया में डिस्पर्स होकर जाएंगे, तो हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट है उसको हम निभाएंगे। इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं ज़्यादा समय तो आपका नहीं लूँगा, क्योंकि सुबह से आप बैठे भी हैं और बहुत सारी जो हमारे वक्ता हैं अपने अपने ज्ञान से इस हाउस को उन लोगों ने सिंचित किया है। और खुशी की बात यही है कि आप देख रहे होंगे कि इस मंच के द्वारा प्रत्येक जो हमारे वामसेक के या समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, सबको अवसर देने का ये मंच काम कर रहा है। अब भारत का ये महत्वपूर्ण मंच है। इस भारत का एक ऐसा मंच है जो प्रत्येक व्यक्ति को सामने लाने का प्रयास करता है। यही वामसेक का रोल भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि वामसेक क्या करता है, दिखता नहीं है।
बाम से एक है, दो हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते भी रहते हैं। लेकिन उद्देश्य को समझना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए जिस थॉट प्रोसेस को समाज में एप्लीकेबल करने के लिए बाम सेब संगठन का निर्माण किया गया था, उसको हमें कैसे पूरा करना है, चिंतन तो इस विषय का होना है। इस समस्या तो डे बाय डे आती रहेगी, आगे भी आएगी। हजारों साल की जो हमारी व्यवस्था थी, संस्कृति थी, वो कैसे नष्ट हो गई, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। मान लो हजारों साल की संस्कृति, जहाँ देखो, अभी कुछ वक्ताओं ने उसको जिक्र भी किया है कि जहाँ भी खुदाई करें, धरती के किसी कोने में करें, चाहे हम यूरेशिया में चले जाएं, चाहे हम आपके कंधार चले जाएं, इसको ये गंधारी बोलते हैं, कंधार, चाहे हम बामियान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, ईरान के एरिया में चले जाएं, सब जगह तथागत बुद्धि दिखते हैं। फिर इतनी महान संस्कृति इस एशिया से खत्म कैसे हो गई? और उस महान संस्कृति के जो लोग बैठे हुए हैं वो गुलामी की ओर कैसे चले गए? चिंतन तो जैसे था, आदमी जी को तो बना हुआ। फिर इसके कारण क्या है? देखिए, महापुरुषों ने सारे कारण गिनवा दिए, महापुरुषों ने सारे बातें भी बता दी गई, कैसे दूर करना ये भी बता दिया गया। लेकिन हम उसको पालन ना करें, उस पर हम चले ही ना, तो उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब जो बैकवर्ड क्लास का वर्ड्स जो शब्द आया है, अगर हम इसकी गहराई में थोड़ा जाते हैं, क्योंकि इसको बताना इसलिए ज़रूरी है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन एक रिफ्रेशमेंट जो होता है, रिफ्रेश करना अपने माइंड को, तो रिफ्रेश में देखेंगे कि इसका औचित्य क्या है, ये आता कहाँ से है, ये बैकवर्ड वर्ड का निर्माण कहाँ से किया, बाबा साहब ने उसको बड़ी गहराई के साथ कैसे लिया संविधान में, और उसके पीछे लेने का उद्देश्य क्या था, वो क्या एहसास कराना चाहते थे हमको, यही तो है इसका मूल। संविधान के अगर हम प्रिम्बल को देखते हैं तो प्रिम्बल हमने सुबह पढ़ी है। प्रिम्बल के 4 मुख्य बिंदु हैं, एक ध्यान से देखेंगे, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और न्याय है। मान लो वो न्याय व्यवस्था जो हमारे संविधान में आई है वो कहाँ से आई है? वो हमारी जो बौद्ध संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति थी, वो वहाँ से आई है। भारत के हर अगर देखेंगे, चाहे वो सरकारी आपकी मोहर हो या सरकारी तंत्र हो, उन सब में बुद्ध ही दिखते हैं। लेकिन जिनके लिए बुद्ध का निर्माण किया गया, जिसके लिए बुद्ध जी ने अपने विचारों को दिया, वो तो मानने को तैयार नहीं हो रहे। अब फिर बोले कि हम संविधान को बदल के हम देश कौन सा बनाना चाहते हैं, और जिनके लिए बाबा साहब देश बना चुके हैं, जो कि सत्य हैं, अशोक की लाट से लेकर के आपके सारे चिन्हों को देख लीजिएगा, सब जगह कौन है? हम ही हैं, हमारी संस्कृति है। लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाए। ये तो बड़ा ये गहरा विषय बन गया ना, यही है ना विषय, तो कि इतना सारा सामने था। महापुरुषों ने, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, घासीदास जी हैं, जितने महापुरुष हुए, गुरु रविदास के साथ साथ गुरु नानक जी हैं, कितने महान संतों ने अपना चारिका करके हम सबको बदलने का प्रयास किया। लेकिन क्या हम बदल पाए? क्या हम बदल पाए? फिर हम कौन सी परिस्थिति को निर्माण करने की योजना पर काम कर रहे हैं? अगर हमको आरक्षण ठीक से मिलता रहेगा तो ये चलता रहेगा। फिर तो यही, अगर आरक्षण दे दे वो लोग, जो भी डिमांड करते लोग कि आरक्षण करने के लिए जातिगत जनगणना की जा रही है, चलो आरक्षण दे भी देंगे, तो फिर तो आप तथाकथित हिंदू बन के रहेंगे। ये मतलब है ना इसका, तो यही मतलब है ना। अगर वो आरक्षण दे देंगे, जातिगत जनगणना पूरी कर देंगे, आपका अधिकार दे देंगे, लेकिन आप पालन तो उनकी व्यवस्था का ही कर रहे हो ना। जो पालन कर रहे हैं व्यवस्था का, उसे किसी वर्ग का व्यक्ति हो भारत का, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी बैकवर्ड जो बाबा साहब ने संविधान में उसकी पहचान दी है, मान लो हमको हमें होने का एहसास दिया है, तो उन संवैधानिक प्रक्रियाओं के बावजूद जो हमारे ड्यूटीज एंड अधिकार हमको साथ साथ मिले हैं, क्या उनका प्रयोग करके हम जिस महान संस्कृति को बाबा साहब के संदर्भ में कहें या महापुरुषों के रूप में कहें, क्या उस महान संस्कृति को हम लाने में अपना यथासंभव प्रयास कर रहे हैं? क्या हम उसमें सचेत हो पाए हैं? क्या रियल में हम एजुकेट हो पाए? अगर हम रियल में एजुकेट होते तो फिर तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। संदर्भ में देखा जाए, हम देखें ध्यान से अभी कि बाबा साहब ने प्रिम्बल को भी शुरू किया, कहाँ से किया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड लिया। मतलब इसी वर्ड में सारा का सारा सार समाया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब आप सोचो कि बाबा साहब को हम भारत के लोग लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। ये तो आप डिबेट पढ़िए, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि इसमें चर्चा के विषय कैडर कैंप में चलेगा हमारा। लेकिन आप ध्यान से देखिए
वी द पीपल ऑफ इंडिया से भारत के संविधान को शुरुआत करने के लिए बाबा साहब ने कितनी सारी रिसर्च करने के बावजूद ये पार्लियामेंट में सिद्ध किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ही भारत के लिए सबसे उत्तम शब्द है और उसकी जो संस्कृति है उसको सबको साथ ले जाने का भाव रखता है। लेकिन वहाँ तो बहुत सारे तर्क थे जो आज भी चल रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति जिसने कभी संविधान की किसी ABCD को पढ़ा नहीं है, जो 8वीं जमात तक पास नहीं हो पाया है, हालांकि पढ़े लिखे से बढ़िया अनपढ़ भी होते हैं, जो लोग क्लास में जाते नहीं है, जो कभी एजुकेशन में गए नहीं है, उनका सम्मान करते हुए उनकी विवेक शक्ति भी ज़्यादा काम करती है। लेकिन जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग संविधान को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लो उनको संविधान को नेगलेक्ट करने की पावर कहाँ से मिल गई, मान लो हिम्मत कहाँ से आ गई? वो हिम्मत तो हमने दी ना उनको। अब हमने जब मंडल कमीशन देश के अंदर आता है, संक्षेप में बात कर लेते हैं, जब मंडल कमीशन 1990 में आता है, 91 के अगर पीरियड की बात करें, और उसके आंदोलन में किसने भूमिका निभाई? मान्यवर कांशीराम जी ने निभाई। अगर मंडल कमीशन देश के अंदर आया भी है तो कौन लाया उसको तो बामसेफ लाई। वो लोग कुछ लोग बामसेफ ने क्या किया, लोग ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मंडल कमीशन लाने का श्रेय भी किसको जाता है? बामसेफ को जाता है। फाउंडर मेंबर वो हमारे मान्यवर कांशीराम जी हैं, उनके साथ के 40 लोग हैं, 42 लोग थे, लेकिन हैं तो वो शूद्र समाज के लोग। शूद्र समाज के लोगों ने नींव रखी इसकी, और बैकवर्ड क्लास को समझाने का आज तक प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी को समझाने का आज तक प्रयास कर रहे हैं। ये मतलब है ना इसका। आज माइनॉरिटी भी सड़क पे आ गया, ये बड़ी खुशी की बात है। और धन्यवाद NPR को, NCR को जो भी बना रखा। अगर NPR NCR नहीं आता तो शायद वो भी सड़क पे नहीं आता। अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में वो आकलन नहीं करते, विदेशी सिद्ध करने के लिए वो अभियान नहीं चलाते, तो वो भी सामने नहीं आता। अब वो कितना प्रयास करेंगे ये तो हम पर निर्भर करता है। उसी प्रकार कमंडल आया मंडल के अंगेस्ट में, और कमंडल कौन चलाया? बैकवर्ड क्लास के लोग चलाए। मतलब कमंडल यात्रा किसने की? लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा की तुलना में किसने सहयोग किया? वो लोग थे, कुछ तो शायद मर गए, कुछ शायद जिंदा हैं, उनका नाम लेना ठीक लगता भी नहीं हमको। वो अगर जाति की बात आ रही है तो जाति गणना की बात आ रही है। वो ये कहते थे कि मैं भगवा झंडे में अपने प्राणों को न्यौछावर करूंगा, यही करते थे ना। अभी कुछ दिन पहले संसार का ऐसा न्याय दुनिया में दे दिया, दुनिया का ऐसा न्याय भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो कहीं नहीं है। मान लो जो कहीं नहीं है, मान लो राम मंदिर का जो न्याय दिया है वो दुनिया में कहीं नहीं है, बस अपने आप दे दिया। आप ध्यान से देखिए इसको, जो कि 17,000 पृष्ठों की रिपोर्ट है इसकी खुदाई की, जो 92 में इन लोगों ने जो ढांचा गिराया था 6 दिसंबर को, वो ऐसे नहीं गिराया उन लोगों ने, वो अपनी जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है उसको स्थापित करने का उसका पैरामीटर लेके चलते हैं लोग। और हमने इसको हिंदू मुसलमान का झगड़े के रूप में देख दिया, बाबरी मस्जिद के रूप में इसको इंगित किया हम लोगों ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आपके हर क्षेत्र में जो आपके संकेत हैं, सांकेतिक स्तूप हैं, उन सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं और अपने निर्माण क्रिया को करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो पार्लियामेंट वो बना रहे हैं, पार्लियामेंट वो हाउस का नाम दे रहे हैं उसका, पार्लियामेंट ध्यान से देखिए ट्रायंगल है वो पार्लियामेंट का। आप अगर देखोगे वो ट्रायंगल है, उसका नक्शा आप देखिए वो ट्रायंगल है। और ट्रायंगल वो कहते, वो जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आई थी, आप ये भी जानते हैं आप उसको, जब संविधान देश के अंदर लागू किया गया और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया, तो तिरंगा उनके लिए अपशकुन का विषय बन जाता है। ये उन्होंने लिखा है, वो लिखा है। और बंच ऑफ थॉट अगर पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि इस देश पे राज करना, कुछ लोगों ने कहा भी है, राज करना है तो उस देश को गरीब बनाना जरूरी है। अब देश के लोग कौन है? क्या हम देश के लोग हैं या नागरिक हैं? ये पहले अपने से क्वेश्चन खड़ा करें हम लोग, क्या आप नागरिक हैं या लोग हैं? एक्चुअल में भारत का संविधान आपको नागरिक कहता है, लेकिन आप तो लोग बन के रह गए। हम लोग बन के रह गए, नागरिक नहीं बन पा रहे, क्योंकि नागरिक आप जानते हैं जिसके सारे अधिकार संविधान में दे रखे हैं और उनको पूरे मिल गए हो, समता का व्यवहार किया जा रहा हो, वो नागरिक के रूप में कन्वर्ट होते हैं। आपको एज ए लोग ही यूज किया जाता है। हमारी माँ बहनें कोई भी है XYZ, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कर्मकांड दुनिया के इनके ऊपर लग गए हैं। मालूम मुझे मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कई क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम लोग कि बैकवर्ड क्लास हो या शेड्यूल कास्ट के लोग हो या माइनॉरिटी के लोग हैं या जो गवर्न हो रहे हैं, उनसे वो हनुमान सूरज को निगल गया, ये सब देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है और अब भी मान रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार सामने वो निगल रहे हैं, वो उनको बैकवर्ड को या उनको SC को दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा अजीब ज्ञान है। तो
ये बड़ा अजीब ज्ञान है। मान लो शनि महाराज उनके सारे अधिकार छीन रहा है, अगर खुश करोगे तो मिल जाएगा, वो सब दिखाई दे रहा है। मान लो शनि कितनी दूर होगा, कितना बड़ा सुंदर ग्रह है, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि कौन दिखा रहा है इसको? वो दिखा रहे हैं, क्योंकि आप रियल में गुलाम हैं। और जब तक हम ये महसूस नहीं करते कि हम गुलाम में मानसिक तौर पे, तो इलाज तो कोई दुनिया के डॉक्टर कर नहीं सकता। वो तो बात होगी बाबा साहब ने, वो बाबा साहब की मूर्ति लगा लो, कई बार रिपीट भी करते हैं हम लोग कि बाबा साहब की मूर्ति लगा दी किसी, और रोज मूर्ति पे फूल चढ़ा दो, बाबा साहब बड़े महान है, बड़े महान है, बड़े महान है, बस हो गया, मंत्र जाप हो गया, अधिकार मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे। इसलिए बाम सिप का सिपाही बनना दुनिया का कठिन काम है। बाम सिप का सच्चा सिपाही बनना ही दुनिया का कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबको त्यागना ही है, सब निछावर करना है। क्यों? बीज जब अपने आप को बलिदान देता है तो एक अच्छे पेड़ वृक्ष का निर्माण कर देता है, जहाँ से उसके नीचे कितने लोग अपना वास करते हैं, कितने पक्षी उस पर वास करते हैं, और कितने लोगों का वो भला कर सकता है। अगर ये भाव बाम सिप के रूप में आने का है तो शायद एक कार्य को हम आगे बीड़ा उठा के चल सकते हैं। ये भाव हमारे अंदर नहीं आता है तो हम कितने अधिवेशन कर लें, कितनी सारे संघर्ष कर लें और कितना रोना रो लें, लेकिन हम बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव स्वयं करना पड़ता है। उसको तथागत बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है, एक वर्ड में इसको सम्यक दृष्टि कहा गया। सम्यक दृष्टि क्या है? बाबा साहब के पास थी सम्यक दृष्टि। क्यों? वो जान चुके थे, वो जान चुके थे कि बचपन में एक बच्चा पानी नहीं पी सकता, स्कूल में गेट के बाहर बैठा है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो बचपन में ही उनके अंदर भाव आया। मैं सांकेतिक तौर पे बता रहा हूँ, सभी जानते हैं उसको। जानवर के बाल काट सकता है लेकिन एक मनुष्य के बाल नहीं काट सकता। ये जो मन पे कचोट लगी बचपन से, वो जो सम्यक दृष्टि का निर्माण वहाँ से शुरू हुआ। और वो कैसे साबित किया उन्होंने? तथागत बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गहन अध्ययन के बाद जब 1917 में, क्योंकि 1916 में बाबा साहब ने पढ़ाई पूरी की, जो उनकी उस समय की पढ़ाई थी, और 1917 में साउथ बोरो कमेटी के सामने जो साक्ष्य प्रदान किए थे उसके आधार पर बैकवर्ड का निर्माण होता है। क्योंकि उस समय आपको डिप्रेस क्लास कहा जाता था। उस समय जो डिप्रेस क्लास थी, जिनको टचेबल और अनटचेबल वर्ण व्यवस्था में, टचेबल, अनटचेबल, सछूत और अछूत, और आपको ये पता है ऑनरेबल मेंबर कि अछूत भी तीन प्रकार के हैं। साथ सबको बाम सिप के साथियों को अच्छी तरह पता भी है। अनसीएबल, जिनको देखना भी पाप था, अनलिसनेबल, जिनकी आवाज़ सुनना भी पाप माना जाता था, और अनटचेबल, जिनको छूना तक मना था। अब वो हमसे पानी पिए ना पिए वो गया, उससे क्या लेना देना भाई? उससे पानी पिए ना पिए, जिसको आज की डेट में, जिसके ज्ञान में या जिस समाज में जो व्यवस्था से वो गवर्न होता है, या जिन धार्मिक कर्म कांडों को वो करता है भारत की धरती पर रह करके, उसको पानी के गुण के बारे में नहीं पता लगा, वो आपका क्या निर्माण करेगा भारती जी? वो व्यवस्था पे क्या हेल्प करेगी? जिसको आप तथाकथित मनोवादी व्यवस्था कहते हो, जिसको आप हिंदू धर्म के नाम पे इंगित कर रहे हो और खुद अपनी जाति छुपाने में ही अपने विश्वास भी करते हो, वो आपकी व्यवस्था क्या हेल्प करेगी? जिस व्यवस्था को पानी के गुण के बारे में नहीं पता लगा। मान लो एक पानी अगर मुसलमान के घड़े में जाता है तो मुसलमान का पानी हो जाता है, किसी चमार के घड़े में चला गया, चमार का पानी बन गया। चिंतन देखो कितना बड़ा है, कितना अच्छा ज्ञान है उनका, और हम उसको मानते हैं, हीन मान लेते हैं अपने आप को। महार के घड़े में गया, महार का पानी बन गया। और जब प्यास लगती है, आपने पढ़ा है केरला में कितनी, मान लो कितनी अत्याचार आधारित संस्कृति ये हम पे कर चुके हैं, साक्ष्य हैं। इन लोगों ने हमारी बेटी को जिंदा जलाया, इन लोगों ने इस देश की बेटी को, आज वो ब्राह्मण की बहू बन जाए, ब्राह्मण की बेटी बन जाए, लेकिन अपनी उसको सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, वो इस देश की नारी है, वो गुलाम है वहाँ पे भी, लेकिन उसको भी उसने जलाया, सती प्रथा के नाम पे जलाया, और कन्या वधु के नाम पे उसको मारा गया, और वेश्यावृत्ति कराई, धर्म के नाम पे वेश्यावृत्ति कराई, और जिसके द्वारा बच्चे पैदा किए गए। कितनी क्रूर अत्याचार आधारित संस्कृति देश में थी, और जिसको बाबा साहब ने एक झटके में खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 के तहत उस सारे के सारे क्रूर व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब लोगों से पूछो कि आर्टिकल 13 है क्या, ये डिबेट का विषय बन जाएगा। गौतम साहब, जब हम संविधान को पढ़ते ही नहीं है जो हमारे अधिकारों को संरक्षित करता है, तो फिर कौन आपको अधिकार देगा और किससे मांग रहे हो भाई? अधिकार कौन देगा और क्यों मांग रहे हो? हमारे महापुरुषों ने मांगने के लिए थोड़ा ही कहा, हम इस देश के शासक हैं। क्या कहा बाबा साहब ने? जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, शासक जमात हो। किन किन ने लिखा भाई? किन किन लोगों ने लिखा? कौन कौन लोग हैं जो लिख के बैठे हुए हैं बताइए? आज तक हिम्मत नहीं हो रही हमको लिखने की, क्योंकि अपने पे गर्व नहीं है।
अपने पे गर्व ही नहीं है। बस जाति में जितनी जातियाँ हमने निर्माण किया, हम बोले ब्राह्मण ने जाति निर्माण कर दी, ये कहीं बाबा साहब ने भी नहीं कहा। अगर ढंग से पढ़ेंगे, बाबा साहब ने भी कहा, हमने खुद निर्माण किए जातियाँ, हमने खुद निर्माण किए जातियाँ। हम आज भी जानते हैं कि बैकवर्ड अपना ही भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन उसको बैकवर्ड होने को, पिछड़े को पिछड़े होने का एहसास ही नहीं है। यही उसी गुलामी के कारण है। ये बाम से कितने 90 में इसका चला चुकी है, 90 में इसका आंदोलन चला चुकी है बाम से, जब कमंडल की बात हो रही थी। तो हमें एहसास कब होगा? जब सारे अधिकार छिन जाएंगे। अब आप महत्वपूर्ण घटना देखिए, 1917 में साउथ बोरो कमेटी के सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना एक प्रपत्र जारी किया। बस मैं आपकी 15 मैक्सिमम 20 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर डिस्पर्स हो जाएंगे हम लोग। मैं सुबह से इसको देख रहे हैं, कल हमारा सेशन भी चलेगा। तो साउथ बोरो कमेटी के सामने जब बाबा साहब ने कहा और सिद्ध किया कि अनटचेबल जो अछूत जो हैं, ये हैं कौन, ये कौन है, ये कहाँ से आए, तो अध्ययन करने के बाद सिद्ध किया, इनके धर्म ग्रंथों के आधार पर सिद्ध किया गया था कि वास्तव में ये जो अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, डिप्रेस क्लास है, इनके साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया जाता है। ये सिद्ध करने में बाबा साहब सफल हुए। और तभी आप जानते हैं कि 1919 में जो पहला इंडिया एक्ट बना था, उसमें कोई अधिकार नहीं थे हमको, कोई अधिकार नहीं थे हमको। उसमें भी अधिकार किसको थे? वो जमींदार जो लोग थे, जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनको अधिकार थे। और जिस बैकवर्ड क्लास का नेतृत्व मिस्टर पटेल कर रहा था, जिसकी मूर्ति लगाई बहुत बड़ी 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति लगा दी है, वो पटेल ने क्या कहा था बाबा साहब के बारे में, आप सबको विदित है। आज वही पटेल वर्ग अपने आरक्षण मांगने के लिए सड़क पे आ रहा है, जिसको बाबा साहब ने अवगत करा था कि आओ साथ में मिलके इस अछूतवाद को हमेशा मिलके मिटा सकते हैं। लेकिन उस समय इसको गुलामी का जामा पहना दिया और उससे पटेल से कहलवा दिया कि इसे ये सारे संसद के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अम्बेडकर नाम का व्यक्ति किसी कोने से संसद में आ नहीं सकता था। जब संविधान लिखने की बात आ रही, कहाँ गया उनका कमिटमेंट? हो कहाँ गया गुलामी का रीजन? सामने दिखाई दे रहा, क्योंकि बाबा साहब सम्यक दृष्टि रखते थे। वो एहसास करा रहे थे कि अभी वक्त है मिस्टर पटेल, तुम अभी अपने समाज के साथ अन्याय मत करो, ये गुलामी को तरफ जाएगा। और गुलामी का रीजन आप देख रहे हैं, वो अपने अपने एरिया में कभी वो गुज्जर के ऊपर अटैक करते हैं, कभी वो मीणा के ऊपर अटैक करते हैं, कभी वो सुलकाश के नाम पे चमार के ऊपर अटैक करते हैं, जाटों के ऊपर अटैक करते हैं, भंगी के ऊपर अटैक करते हैं, सभी को अलग अलग अटैक करते हैं, वो सभी को अटैक करते हैं। और 3% व्यक्ति भारत के प्रत्येक क्षेत्र में चला गया। अभी इस पार्लियामेंट में एक नया आया चेंज, अभी आप देखा होगा, आपने आप सुनते होंगे पार्लियामेंट को। अब एक सांसद ने हिम्मत दिखाई है, उसने कहा है कि जो न्याय प्रणाली है जो गिनती में अवरोध पैदा कर रही है, मतलब बैकवर्ड क्लास की जो काउंटिंग में जो अवरोध पैदा कर रही है, वो न्यायपालिका कर रही है। वो आप ध्यान से देखेंगे, उसमें पार्लियामेंट में आया डिबेट में भी उसने सिद्ध कर दिया कि 33 जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 33 के आस हैं, और 33 में से केवल एक ओबीसी जज है, एक ओबीसी है, बाकी तो 80 तो है भी नहीं। इज इट क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं वो, तो आप देखेंगे 33 जजों की अगर बात करते हैं तो आपके तो न्यायपालिका लोकतांत्रिक ही नहीं है, जो कि संविधान उसको लोकतांत्रिक कहने के चेकआउट करने का उसको अधिकार दे रखा था। तो फिर आपको न्याय कहां से मिलेगा? और वंशवाद है, ये सिद्ध कर दिया, जो कि हम बामसेप कहती आ रही है। बामसेप ने क्या कहता है कि न्यायिक आयोग बनना चाहिए, बामसेप उसको शुरू से कहती आ रही है, उस पर काम भी कर रहे हैं कि भारत का जैसे लोक सेवा आयोग बनता है, वैसे ही भारत का एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए, जिसके आयोग के तहत उनका जो कंपटीशन बेस जो आधारित होगा, उसके आधार पर चुनाव हो जाएगा। अब यहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो रहा है, रिकमेंडेशन हो रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं कहते, रिकमेंडेशन हो रहा है, चाचा भतीजों को रिकमेंड कर रहा है और जज बन गया। मतलब जिस कौम को बाबा साहब ने, अंग्रेजों ने भी कहा था कि इनको न्याय चरित्र होता नहीं है, वो भारत की न्याय प्रणाली पर 99% काबिज हो गए। तो फिर आप किससे आशा करते हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा? और कब तक का वेट कर रहे हैं आप लोग? क्या ये काम घर घर जाके जागृत करने का नहीं है? वो अपने भाई हैं बैकवर्ड के लोग, ठीक है, नहीं मानते तो बताओ, लेकिन बामसेप के लोगों को जाना पड़ेगा। हमें संगोष्ठी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे बौद्ध परंपरा की एक श्रेणी में आता है। हम जब साल में मिलते हैं तो हमारी बौद्धिक संस्कृति का एक क्या है, ये हमारा वो परिक्रम है, जनरल महासभा का बैठना, एक साल में बैठना, ये हमारी बौद्धिक संस्कृति का प्रतीक है, ये गण का प्रतीक होता है, इसलिए बिठाई जाती है ये जनरल महासभा कि हम यहाँ सीखेंगे, जानेंगे, अपनी क्वेरी लेके जाएंगे और समाज के लिए एक साथ एक आवाज़ में संघ के नाते, बामसेप के संघ के, जो हमारा मेंटर जो है, जो हमारा जो लीडर्स है, वो केवल बामसेप है।
हमारा लीडर व्यक्ति नहीं होता, हम सबका लीडर कौन है? बामसेप ही होता है। यदि बामसेप के संघ को हम अपने आचरण में ले आते हैं तो फिर जो SC ST ओबीसी है ना, द बामसेप BAMC या बामसेप, बी फॉर बैकवर्ड, SC ST एंड OBC है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, एंड माइनॉरिटी, तो कम से कम ये परिभाषा तो बना ले पूरी। ये आज तक भी बामसेप परिभाषा बनाने का पूरा प्रयास करती है। हम केवल परिभाषा नहीं बनाते, हम उसको अपने अधिकारों के लिए सचेत करते हैं। आई एम थैंक्स टू मिस्टर गौरकर हमारे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष भी हैं। तो बामसेप तो पूरा प्रयास भी करती है। अभी हमने जम्मू, आपके दिल्ली के प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हमने मुसलमान जो अपने भाई कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं मिस्टर नौवे, हमने उसको बनाया और अवसर दिया, हमने नहीं बनाया, उसको अवसर दिया कि अपने समाज के लिए काम करो। महिलाओं को हम वेलकम करते हैं कि वो कार्यकारिणी में आए, उनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम अपने भाइयों के साथ ट्रस्ट के साथ काम करोगे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बामसेप एक से अधिक तो दिख रही हैं, लेकिन बामसेप का उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने रिक्वेस्ट करते हैं सभी से ही, लगभग 30 साल तो मुझे भी आपके साथ काम करते हो गए। 90 में मैंने बामसेप को लगभग ज्वाइन किया था। 90 का पीरियड था जब मैं बामसेप में एंट्री किया था मेरे रुड़की में। जब मैं CC में तो 97 में आया था, लेकिन जब मैं 90 में रुड़की में पढ़ता था तो मिस्टर SP आर्या, मिस्टर झल्ली साहब तो यूनिवर्सिटी में मीटिंग की थी, और जब मैं रुड़की पढ़ा था तो 90 में मैंने इसमें एंट्री किया था एज ए छात्र के नाते। तो जब हम तो उसमें मैं CC सदस्य के रूप में आया था वहाँ पे। तो उससे अर्थ क्या निकलते हैं कि इतना लंबे समय का पीरियड आप देखेंगे तो इसमें अब भी सीखने के बहुत है, पर प्रैक्टिस में आने में बहुत समय लगता है। रिसर्च है, इसमें कभी कोई व्यक्ति परिपक्व हो नहीं पाता है। हम डे बाय डे अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, दुनिया का महान विचारधारा का महान संगठन बामसेप है। और मैं अभी दिल्ली मीटिंग थी हमारी 19 दिसंबर को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के सारे संगठन थे। भारत के जितने बैकवर्ड क्लास के संगठन थे उसमें लगभग 5000 के आसपास लोग थे और वो उनके लीडर्स भी थे। लेकिन एक बात निकल के आई है कि सिस्टम नहीं है लोगों के पास। व्यक्ति तो है, हर जाति का एक लीडर तो है, लेकिन सिस्टम नहीं है, और यही हमारे फेलियर होने का कारण है। बामसेप के पास सिस्टम है। बामसेप के पास क्या है? सिस्टम है। बामसेप सिस्टम से काम करता है, और सिस्टम में ढलना ये थोड़ा खूबसूरत पहलू तो होता है, लेकिन कठिन काम होता है। अगर आपको सिस्टम में ढलना है तो आग में तपना पड़ता है, और आपकी तपन को अगर सहन करना है तो फिर एक खुशगवार माहौल है वो बनाया जा सकता है। हम लोग कहते हैं कि हम रहे ना रहे संगठन चलता रहेगा, हम भी रहेंगे, क्योंकि हम उसकी खुशबू में रहेंगे। हम बामसेप की खुशबू में रहेंगे। जब देश की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण हो जाएगा तो उस खुशबू में हम भी दिखेंगे, एक मृत्यु के बाद भी दिखेंगे, इसलिए उस एंगल से काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो मानवीय संदर्भ में एक भारत का वापस रूप आएगा, और आएगा, ये रूप 100% आएगा। इस मानवता में जो इतनी गिर गई है देश में, छोटे छोटे बच्चे, भूखे लोग मर रहे हैं। अभी कोरोना में देखा आपने, पैदल चल रहे थे, पैदल चलते मर गए। कोरोना में ऐसे जंगलों से निकले, इतना डर था हमारे अंदर, क्योंकि ज्ञान नहीं है अपने समाज को। मजदूर गरीबों को लॉकडाउन कर दिया गया, लोकतांत्रिक लॉकडाउन कर दिया गया, सीधे है, जिससे कोई अल्टीमेटम भी नहीं था। और उस लोकतांत्रिक उसमें जो किया गया लॉकडाउन में, कितने लोग पैदल चले। माँ बेटी जो गांव की है, वो जो इधर बिहार से थी, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश से थी, जो यहाँ से हरियाणा से आ रही थी, पंजाब से आ रही थी, पैदल चलते चलते उन लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। और बड़ी मान लो उसको देख के दिल भी द्रवित हो जाता है कि बच्चे को जन्म देकर के बच्चे को वहीं छोड़ दिया। ये बड़ी भारतीय इतिहास में ये बहुत गहरी घटना है। बच्चे का जन्म दिया गर्भवती माँ ने, और बच्चा वहीं छोड़ दिया, खेत में ही छोड़ दिया, और वो अपनी जान बच्चे के साथ, अगले के साथ निकल गया आगे। ऐसा क्रूर अत्याचार तो पढ़ा था, केवल देखा नहीं था, लेकिन तो कोरोना काल में तो दिख गया। इस संस्कृति का दिख गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जिससे सबको निजात पानी है। ये आसान काम है ऑनरेबल मेंबर, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, हम उसको कठिन बना लेते हैं। बस हम सिस्टम को नहीं समझने का प्रयास करते। सिस्टम समझेंगे, उसको हर पल जिए, गर्व करें कि मैं इस बामसेप का महान संस्था का सदस्य हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ। जब मैं इसको गर्व करता हूँ तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो ऑनरेबल मेंबर, ये कई सारी चीज़ें हैं, इतिहास तो रात भर पढ़ा देंगे तब भी कम नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के साथ उसको जीवन में उतारना है। लेकिन 3 जो मुख्य डेट हैं, आज एक मुख्य डेट आज भी है। आज की मुख्य डेट क्या है पता आपको? उसका जिक्र नहीं है, मैंने बहुत देर से देख रहा था।
आज 25 दिसंबर है, आज मनुस्मृति दिन है, और ये सबसे खूबसूरत, सबसे ट्रेमेंडस चेंज है दुनिया का। 25 दिसंबर को ही 1927 को मनुस्मृति नाम की जो अमानवीय किताब है, जो आज भी चल रही है, जिसका आप जिक्र करते हो, वो आज के दिन बाबा साहब ने महाड़ तालाब के किनारे जलाई थी, जो कि 23 मार्च 1927 को ही जब महाड़ तालाब का आंदोलन किया था बाबा साहब ने, तो उसको आप देखिए, 2 आंदोलन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, महाड़ का आंदोलन, तालाब का आंदोलन। महाड़ तालाब का आंदोलन जो 1923 में अधिकार मिला था पानी पीने का, 4 साल तक पानी को टच नहीं कर पाए। मतलब सरकारी आदेश के बावजूद भी 1923 में आज पारित हुआ था अध्यादेश कि कोई व्यक्ति उस पानी को पी सकता है, लेकिन अपने लोग उस पानी को 4 साल तक टच नहीं कर पाए। और जब बाबा साहब ने आंदोलन चलाया तो मार्च 1927 को बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन को सांकेतिक रूप में बताया कि तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। क्या क्या सिखाएंगे हमको, सारे करके चले गए चीज़ें हम। और 25 दिसंबर को आज के दिन हम अपने नमन करते हैं महान बाबा साहब को कि उन्होंने इस मानवता को, इस अमानवता से निजात दिलाई और मानवता को जिंदा रखा, और मनुस्मृति को जला करके ये संदेश दिया कि ये कौम देश के ऊपर कलंक है, इनकी सारी किताबें कलंक है, इनके सारे धर्मशास्त्र कलंक है, ये सिद्ध भी कर दिया। हम उसको जब तक निजात नहीं पाते, ये हमारा मुख्य कहानी है कि हमारी बौद्धिक गुलामी ही बनी हुई है, मानसिक गुलामी हमारी बनी हुई है, इसको दूर करना हमारे हाथ में है। इसलिए अभियान लंबा है, अभियान बहुत लंबा है। उसने क्या किया, उसने मॉडर्निटी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डाल दी है। आज बच्चे भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आज बच्चे आधुनिकता के नाम पे, मोबाइल के नाम पे बहुत सारे ऐसे पिक्चर, देखो सबसे ज़्यादा पिक्चर हम ही लोग देखते हैं, सारे सीरियल, आंखों में आंसू आते हैं औरतों के, सीरियल देखती रहती है, सीरियल देखेंगे उसके, और उस सीरियल देख के सारा समय वेस्ट करती है, किताब नहीं पढ़ती ठीक से, अध्ययन नहीं करती हैं, तो कौन आगे बढ़ाएगा कुंज बिहारी साहब समाज को, कौन बढ़ाएगा जब बचपन से मैसेज ऐसा लेके जा रहे हैं। इसलिए बामसेप ने बौद्धिक भारत निर्माण के लिए बेटी के माध्यम से, BETI बेटी, नाम भी बेटी दिया हम लोगों ने, B फॉर बामसेप एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी संस्कृति को संवर्धन करने के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के साथ साथ अपने बच्चों को नैतिक मार्ग बनाने के लिए, और मुख्य बात अपने समाज के बच्चों में बचपन से गौरव प्रदान करने के लिए हम अपने स्कूलों में घुड़सवारी का कोर्स भी अप्लाई करेंगे, मतलब हॉर्स राइडिंग का कोर्स अप्लाई करेंगे कि बचपन से बच्चा घोड़े पे बैठेगा और बेटी बैठेगी। तो ये है इसके पीछे सोच, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ धारीवाल साहब को कि इस महान विजन को समझ के इन्होंने अपने फादर के माध्यम से, जो उनके फादर स्वर्ग में हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं अपनी भाषा में आज की डेट में लोग, लेकिन मैं उसको निर्वाण कहता हूँ, जो निर्वाण की स्थिति में लोग गए हैं, निर्वाण उनको प्राप्त हो, और उन्होंने अपने ज़मीन अपने बामसेप बेटी को देकर के ये विश्वास जताया हमारे में कि हम इस देश में अपने नालंदा प्राइवेट स्कूल बनाएंगे। मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद भी करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा बामसेप का। बामसेप जो था वो पहले भी खूबसूरत था, पहले उसकी जो करने की कार्यशैली थी वो आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव बामसेप में किए जाते हैं, और बामसेप ने अब अपने कॉन्क्रीट डिसीजन ले लिए हैं। हमें कई जगह से ऑफर मिलते हैं ज़मीन के, लेकिन जब तक हम अपने घर घर जा के अपने लोगों से, हमने 5 रुपये का सिद्धांत बना रखा है कि 150 रुपये, 5 रुपये रोज़ आपको बचाने हैं। ये मुख्य बिंदु है इस मीटिंग का, 5 रुपये रोज़ हम बचाने हैं, तो 150 रुपये अपने हिस्से का तो जमा करो। अगर हर व्यक्ति 150 रुपये एक दिन का, एक महीने का जमा करेगा, तो 5 लाख लोगों तक भी आप मैसेज लेके जाते हैं, तो 7.5 करोड़ रुपये आपके एक महीने का टर्नओवर आपके पास आता है, और आप एक साल में 90 करोड़ रुपये टर्नओवर लाते हैं। तो जो पैसा इस देश में धर्म कर्म कांडों पे खर्च करते हो, उसका बजट आप देखेंगे तो पैर की ज़मीन खिसक जाएगी। मान लो हमारा धार्मिक बजट, अज्ञानता का बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट है, और एक परिवार एवरेज पूरे साल में अगर एवरेज मान भी लो, ये जो SC/ST OBC माइनॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, खासतौर पे अपने जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तथाकथित हिंदू SC/ST OBC, अगर इनकी बात करें तो लगभग एक साल में एवरेज गरीब की मान लेते हैं, सेंसेक्स निकाल के देखा हमने भी इसका, कि 10,000 रुपये खर्च करता है मिनिमम, वो 10,000 रुपये खर्च करता है पूरे साल में त्योहारों के ऊपर। अगर एक परिवार 10,000 रुपये खर्च करता है और केवल 1 करोड़ इसको काम करते हैं, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो 10,000 करोड़ रुपये तो आप वैसे भी इनको देते हो, वापस देते रहते हो, तो कौन आपको आज़ाद करेगा? आपकी मूल कारण हमारे, जिसको तथागत बुद्ध ने बोला है, अज्ञानता ही मूल कारण है। इसे दूर करना बामसेप का काम है। बामसेप दिखता नहीं है, लेकिन व्यवहार में जरूर दिखता है। बामसेप व्यवहार में दिखता है, चरित्र में दिखता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस महापुरुषों का हम में दिखता है। मैं इस अवसर पर पुणे, क्योंकि बहुत देर होगी है, कल फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय पे,
तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करने दे रहे हैं, ये कई हमारे वक्ता ने फोकस भी किया। एक लाइन में आंसर है, अगर जातिगत जनगणना हो गई और हो भी जरूर, तो इनका जो काला चिट्ठा देश में जो अधिकारों का EWS, पता ना आपको, EWS इकोनॉमिक बेस पर आधार इन लोगों ने पार्लियामेंट से अपना प्रस्ताव पारित किया, कानून पास किया और विद इन सेकेंड अप्लाई कर दिया। क्या उसकी जनगणना करने के लिए कोई आंकड़ा इकट्ठा किया? नहीं किया। ये सामने दिख रहा है। मालूम कमाल हो गया इस देश में बैकवर्ड का कि बिना किसी आंकड़े के वो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर भारत में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको वो आरक्षण 10% दे देते हैं और सारे राज्य सरकारों को तुरंत एडवाइजरी इश्यू करते हैं कि वो फटाफट अपनी वैकेंसी निकालते हैं और सबने भर दिया, सबने एडमिशन कर दिए, सबने वैकेंसी दे दी कि कल उनके जो आका बैठे हैं न्याय प्रणाली में, अगर किसी कारणवश उनका दबाव में निर्णय बदलना भी पड़े तो 2-3 साल बाद निर्णय बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के बाद अगर कोई परमानेंट नौकरी कर लेता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसका वैधानिक अधिकार बन जाता है। तो वो ऐसी चाल चल चुके हैं। लेकिन जब वो बैकवर्ड क्लास की आज़ादी की बात आती है तो अभी पार्लियामेंट का उसका डिसीजन है, न्यायाधीश का डिसीजन है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी हो ना, बैन हो गया है कि जो OBC के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो जज ने कहा कि भाई आपका आंकड़े कहाँ हैं, ये पूछ रहा हो आजकल वो पूछ रहा है जज की कहाँ है आपके आंकड़े कहाँ हैं, तो कहते कि सरकार ने तो छुपा लिए, आंकड़े तो हुए थे 2011-12 में किए गए थे, तो कह लेगा हमको नहीं पता, वो कह कि तुम लेके आओ, मान लो उससे पूछ रहा हो, बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति आंकड़े लेके आएगा। देखिए सरकार का काम होता है गजट को आंकड़े पेश करना, तो ये कौन करेगा, क्योंकि एक्चुअल में कमंडल ला करके हमने उसको सिर पे बिठाया, उमा भारती हो या कोई और भारती हो, बहुत सारे आए, और जब वो राम मंदिर कमेटी बनी तो लात मार के बाहर खड़े कर दिए, मान लो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं बनाए इनको। जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा और जिन लोगों ने भारत के संविधान को तार किया, इस भारत की खूबसूरती को तार किया, वो आज वो घर की दरें ठोकरे खाने में लगे, लेकिन अपने भाई हैं, वो हमसे दूर नहीं है, वो अपने ही भाई हैं। उनके कारण हमारे जो सज्जन लोग थे बैकवर्ड क्लास के लोग, वो मारे गए, हमें उनके साथ जाना है। उन लीडर्स को भूल जाइए, अपने समाज को बढ़ाने का हम आगे काम करेंगे। और जातिगत जनगणना का विषय बामसेप ने ही केवल नहीं उठाया, इसको पूरे देश का हमने एक एजेंडा बनवा दिया है, और जितने भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो इसी मुद्दे को लेकर करने लगे हैं। यही बामसेप की जीत होती है कि बामसेप के मुद्दे को देश को देता है कि लोग उसके ऊपर काम करें। तो आप भी उसके पार्ट हैं, और हम घर घर जाके किसी अलग जगाएंगे भी, और हमें कोई आक्रोश होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को धमकाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में आती है, जो हमारे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध भी किया है। हम उस महान वंश के लोग हैं। आइए शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को बदलेंगे, और भारत का जो पहला खूबसूरत विद्यालय बनने जा रहा है, उम्मीद है कि उसकी नींव हम 14 अप्रैल को ही रखेंगे, इसलिए जोर दे के बोल रहे हैं 14 अप्रैल को उसकी नींव रखने की, क्योंकि जमीन की डॉक्यूमेंटेशन लगभग धारीवाल साहब बैठे पूरे लगभग हो ही गए हैं, और जैसे ही होगा तो जितने हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, आप धारीवाल साहब हैं, मैडम भी खड़ी होंगी, ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों आ जाएँ, इन्हें करें, और उम्मीद है कि पहला स्कूल बनाएंगे। मैं आपका दिल से हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप इसको महज सहयोग कर रहे हैं, और इसको हम 14 अप्रैल को 100% रखने की उम्मीद पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, आपके सामने बोल देते हैं, वो जैसे पूरा हो जाएगा तो आप इसको बनाने में सब लोग चलेंगे, और घर घर से जब इसका एक हमारा अभियान चलेगा, प्रत्येक प्रांत से अभियान चलेगा, तो एक बनेगा तो एक से एक बनने में देर नहीं लगेगी। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। ऑनरेबल मेंबर, बामसेप के संस्थान हैं, वो बहुत सारे विंग के माध्यम से काम करता ही है। इकोनॉमिक क्षेत्रों बाबा साहब के रूप में देखा जाए तो बाबा साहब ने कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मान्यवर कांसाराम ने कहा था कि आपके खुद के संस्थान भी होने चाहिए, आप खुद के मालिक होने चाहिए। जब आप पैदा कर सकते हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते हो, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बामसेप विचारशीलता तो फैलाता ही है, लेकिन साथ साथ अपने विंग का निर्माण करके जो हम करेंगे, 10 के 10 विंग का निर्माण हम करने जा रहे हैं अभी 2 दिन में, और उस विंग के माध्यम से प्रत्येक विंग का जो कार्य है वो करेगा हर व्यक्ति, और सबको एक छत के नीचे लाने के लिए ही बामसेप एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण किया गया। कुछ लोग सोचेंगे कि बामसेप एडवाइजरी बोर्ड का रोल क्या होगा, इसके नाम से स्पष्ट है कि बामसेप एडवाइजरी बोर्ड को हम कितना ऑनरेबल स्टेटस दे रहे हैं, कि जो हमारे रिटायर लोग हैं, जो बामसेप के रिटायरमेंट के लोग हों या किसी भी क्षेत्र में बाबा साहब के ऊपर काम करने वाले लोग हों, उन सबका वेलकम रहेगा, और सब लोग बामसेप के माध्यम से उसके संदेश में, उसके अनुशासन में रह करके हम अपने समाज के लिए, अपने देश को, अस्मिता को बचाने के लिए काम करेंगे। अपने खुद के स्कूल, खुद के बच्चे, खुद का रोजगार, खुद का देश, अपना देश,
ये हमारा उद्देश्य है। और अखंड भारत का निर्माण जो कह रहे थे, जो खंड कर चुके हैं, हम रियल में अखंड भारत के निर्माण की ओर अपना कदम उठा रहे हैं। क्योंकि नालंदा पैटर्न स्कूल व्यवस्था आएगी तो अखंड भारत का निर्माण करना संभव है। अर्थात हम बामयान तक, हमारा जो उद्देश्य है बामसेप का, बामयान तक की जो संस्कृति है उसको अपने में समेटना है, उस संस्कृति के साथ अवगत कराना है। तो अखंड भारत का निर्माण हम करके रहेंगे, ये हमारी पूर्ण इच्छा भी है और विश्वास भी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सभा के जो उद्देश्य थे, जो टॉपिक था, उसको यहीं पे समापन करते हैं हम लोग। और साथ साथ इस उद्देश्य के प्रति अपने समाज के चिंतन में हम लगे रहेंगे। और बामसेप के लोगों ने जो आपके गेटअप देख रहे हैं, कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म बना ली है, कुछ लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। बामसेप की कैबिनेट में, चाहे वो स्टेट का व्यक्ति हो, चाहे वो नेशन का व्यक्ति हो, अगली जनरल महासभा में प्रत्येक व्यक्ति को बामसेप के अनुशासन में आना ही पड़ेगा। इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बामसेप के कैडर में आए, बामसेप के अनुशासन में आए। इससे एक माहौल बनेगा, एक विचारशीलता बनेगी और एक रिसर्च करने का दायरा बनता है और खूबसूरत भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं कि समाज के चिंतन में आप पूर्ण रूप से सहयोगी बन रहे हैं। तो उस पल को जिए, उस विश्वास को जिएंगे। इसी आशा के साथ आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करेंगे और कल हमारा फिर 10:30 बजे हम शुरू करेंगे। मैं पुनः इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, खासतौर पे इस सभा को संचालन करने में मान्यवर सूर्या जी का और मान्यवर पूरन सिंह जी का मैं दिल से इस संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इतने सीनियर होने के बावजूद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने हम सबको यहाँ पे आने का अवसर दिया। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था यहाँ आने का। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बाबा साहब की इस पावन धरती पर ही 18 मार्च 1956 को बामसेप का जन्म हुआ था। तो लिहाजा हम शुद्धिकरण भी बामसेप का ही से करेंगे। तो बामसेप का शुद्धिकरण भी है। शुद्धिकरण इन द सेंस कि जो लोग बामसेप के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं, हमने उनके सामने भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। ये मैं हाउस के सामने बोल देता हूँ। लोग कहते हैं यूनिफिकेशन करें, तो हमने हाउस के सामने कह दिया, हमने ये उनके सामने प्रपोजल रख दिया है। जो लोग बामसेप पे काम करते हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे लोग हैं, हम उनको डिग्रेड नहीं करते हैं, वो अपने ही वंश के लोग हैं। हमने ये कहा कि वो लोग अपने 5-5 लोग लेकर के आएँ, उनका प्रेसिडेंट, उनका जनरल सेक्रेटरी, उनके कैबिनेट के 3 लोग बैठेंगे। अगर 25 संगठन देश में मेन है वैसे बामसेप में जो काम करते हैं, सबने पॉलिटिकल पार्टी बना रखी, केवल हमको छोड़ करके। ये भी आप क्लियर करते हैं क्योंकि हम संघ के लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, हम पॉलिटिशियन पैदा करते हैं। हम सामाजिक तौर पे देखें, हम पैदा करते हैं, हम अपना निर्माण की प्रक्रिया कर देते हैं, लेकिन वो हमारे भाई हैं। तो अब उनके सामने क्वेश्चन मार्क हो गया क्योंकि इस कड़ी में ही, इसी आगरा की धरती पर सूर्या जी ने, और जो हमारे बीच में नहीं है, हमारे LIC में साथी थे हमारे नाहर सिंह जी थे। मैं इसे क्योंकि अंत में मुझे उनको श्रद्धांजलि देनी थी, मैं उनको अपने ओर से, अपने संघ की ओर से उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं क्योंकि बातें पता लगा हमको वो इस कोरोना काल में दुनिया से चले गए। मैं उनके परिवार को, उनकी महानता के लिए बधाई देता हूं और इस हाउस की तरफ से आशा करते हैं और एक प्रेरित भी करते हैं कि वो जहाँ भी रहेंगे सुखी रहेंगे, उनका परिवार के साथ हम लोग हैं। उन्होंने मीटिंग किया था इन लोगों ने और होटल में 57 संगठन के लोग आए थे, 57 संगठन के लोग आए थे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि लोग नहीं करते, हमने पदभार की लालसा नहीं है। कुछ लोगों ने पदभार के ऊपर बोलते हैं और मैं आपके मंच के सामने कह रहा हूँ, हमने तत्काल प्रभाव से मैंने इस्तीफा भी दे दिया था कि आप पद अपने पास लीजिए, लेकिन एक समाज के लिए हो जाइए। ये मैं आपके सामने भी कह रहे हैं, लेकिन नियम होगा। हमें बामसेप के सिद्धांतों को मानना होगा। बस एक कंडीशन हमारी रहती है कि आप 5-5 लोग लाइए। जब 5 लोग होंगे तो हम में से एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सपोज मिस्टर सोन कामले जी को हम अपना वर्किंग प्रेसिडेंट चुन लेंगे, उस पीरियड के लिए प्रभारी प्रेसिडेंट चुन लेंगे। उसके अध्यक्षता में पूरे भारत की बामसेप के लोग अपने अपने जनरल महासभा के लोग को लेकर के आ जाएंगे। जो वास्तव में एम्प्लॉयज लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बामसेप के लोग हैं वो आ जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी CC बन जाएगी। जो नियम है हमारा, जो हम बनाने की प्रक्रिया में लगते हैं, वो CC अपने में से चुनाव कर लेगी अपने अध्यक्ष का। अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं होता, संघ सब कुछ होता है। एक कैबिनेट होती है, उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। यदि हम उसको सिस्टम को मानेंगे तो ये आपके सामने मुझे कहना था, क्योंकि मैंने अपने साथियों से कहा था कि जो सच्चाई है यही सच्चाई है, जो इतने मंच के सामने मैं आपके सामने पे कह रहा हूँ। तो ये जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं। और अभी 2 अक्टूबर की दिल्ली में बैठक की गई थी इसी विषय पे, जिसमें BD बोरकर साहब को छोड़ के बाकी लोग आए थे। सब लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है। अब सभी लोग अपने अपने जनरल महासभा कर रहे हैं। अपनी जनरल महासभा में हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है, इसका दोबारा फिर प्रस्ताव पारित कर देंगे। हम चाहते कि अपने कार्यकर्ता आएँ, किसी को ना छोड़े। इसलिए हम चाहते कि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, जिनका अनुभव बहुत सुंदर है, जिनके पास काफ़ी खूबसूरत अनुभव है जीवन के, वो बामसेप के हमारे जो कोहिनूर हैं, उनको हमने बामसेप एडवाइजरी बोर्ड में लेकर के
हमने अपने आप को धन्य किया है कि वो हमारे साथ में रहेंगे, तो उनका मार्गदर्शन संगठन को मिलता रहेगा और हम अपने समाज की सेवा कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर पुनः सबको धन्यवाद करता हूँ और स्पेशल थैंक्स राजेश कुमार जी, सुधीर कुमार जी और असम परिवार जो कैबिनेट के लोग, सोन कामले जी और जो स्टेट के लोग हैं, हम सबको करते हैं कि रात के 10 से लेकर 12 बजे तक 3 महीने से लगातार हम जुड़ते रहते हैं। इसमें 4 लोग तो जुड़ते ही हम लोग, मिस्टर राजेश कुमार, सुधीर कुमार जी और असम परिवार जी, आपके व्याप पे हम लोग काम करते हैं। और विश्वास करेंगे ऑनरेबल मेंबर, रात को 10 बजे से लेकर हम 11:30 बजे तक, जब तक ये मीटिंग के खास में मीटिंग करते रहते हैं हम लोग, तो आपके द्वारा हम जो भी आप निर्देश करेंगे, जो भी आप आदेश करेंगे, जो समाज का आदेश निर्देश होगा हम उसका पालन करते हैं। और मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, कुछ लोग अध्यक्ष के बारे में उठपटांग भी लिखते हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पदभार के लालसा के लिए बाम से ज्वाइन नहीं किया। मेरे साथी बैठे हैं, मेरे ऑनरेबल साथी बैठे हैं, जिनके द्वारा मैं शिक्षित भी हुआ हूँ। पीपी सिंह जी उनमें से एक हैं, पूरन सिंह जी उनमें से एक हैं, जिनके द्वारा मैंने कैडेट कैंप लिए हैं। और कभी मुझे उम्मीदें कहने की जरूरत नहीं है, पदभार के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन हाँ, पदभार इंपॉर्टेंट होता है। अगर उचित पद उचित व्यक्ति के पास रहता है तो उचित नेतृत्व दिया जा सकता है। हम जैसे पुराने लोगों को, मैं पिछली बार 2015 में यहाँ आया था, जबकि बामसेप का अधिवेशन था यहाँ पर, तब यूपी एक हुआ करता था, मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष था। बहुत खुशी हुई थी कि यूपी में अधिवेशन हो रहा है। उससे ही दुगनी खुशी आज हो रही है कि यूपी में अधिवेशन हो रहा है, और वो भी खासकर आगरा में, उस भूमि में जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, यही आगरा फोर्ट के सामने जो रामलीला मैदान है, वहाँ बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। एक पीड़ा थी बाबा साहब के हृदय में, और शायद उस समय आंखों में आंसू भी थे, बहुत दुखी हुए थे वो, और दुखी मन से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो पढ़े लिखे जो आज यहाँ भी बैठे हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग उस कार्यक्रम में थे जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे रामलीला मैदान में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉर्ड लिथगुड की एक जो कैबिनेट होती थी, उसमें कुछ पैसा मांगा था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकूं। तो कुछ पैसा उधर प्रधानमंत्री ने दिया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, तो उससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ से करीब 16 लोगों को, आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ, 16 लोग थे, करीब 16 लोगों को विलायत भेजा था पढ़ने के लिए। और उसमें से बाबा साहब को ये उम्मीद थी कि मैं अकेला जब विलायत में जाके पढ़कर लौट सकता हूँ और इतना कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ, इतने नियम कायदे बना सकता हूँ, इतना इस ब्राह्मणवादी, असमानतावादी, अमानवीय व्यवस्था से लड़ सकता हूँ, तो ये 16 तो इस देश में क्रांति ला देंगे। उनको हायर एजुकेशन लेने के लिए भेजा, लेकिन जब वो 16 के 16 अपने डिग्री लेके आए तो उन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया। उनको बड़े बड़े पद तो मिल गए, कुछ तो विलायत में ही रह गए पद पाकर, और कुछ इंडिया में बड़े बड़े पद मिल गए। उन्होंने समाज के साथ धोखा दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दुखी हुए, और उन्होंने इसी आगरा में तब कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब के जो बहाए आंसू थे, उनको यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने अनुभव किया, सरकारी कर्मचारी अनुभव किया, और उसके बाद एक सभा करके ये निर्णय लिया कि हमको कुछ करना चाहिए।